मार्च 2020 देश में लॉकडाउन लग चुका था। कोरोना चारों तरफ बड़ी तेजी से फैल रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अवसाद में था, घरों में कैद हो चुके थे। लेकिन तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल होता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक डॉक्टर द्वारा जो कोरोना पीड़ित जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी किडनी को निकालने का काम किया जा रहा था। जैसे वीडियो तेजी से वायरल होता है, पुलिस सतर्क हो जाती है और तत्काल पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। और आखिरी में लगभग 4 महीने बाद यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि इसे एक डॉक्टर जो है उसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, जिसको 29 जुलाई 2020 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पूरा मामले की खुलासा कर देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और एक ऐसी खतरनाक, खौफनाक और रोंगटे खड़े करने देने वाली कहानी में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 18 जनवरी सन 2004 की, जयपुर का रेलवे जंक्शन, जहां पर एक महेश खंडेलवाल नाम का व्यक्ति घूम रहा था। वो एक टैक्सी की तलाश में था, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में जाना था। वह लगातार टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करता रहता है कि मुझे हापुड़ जिले में जाना है, तो कितना पैसा वहां पर जाने का आप लोगे, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को लेकर वापस जयपुर वापस लौटना है। तो एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है, जिसके पास एक टाटा सुमो गाड़ी है। उसका नाम चांद था और चांद से जाकर कहता है कि मुझे हापुड़ जिले में जाना है। तो चांद से उसकी 2100 रुपये में जो किराया है उसमें सहमति बन जाती है। चांद अपने भाई शराफत से इस बात को बताता है कि हापुड़ का एक किराया आया है और हम दोनों साथ चलेंगे और वहाँ से एक फैमिली को लेकर आना है, जो एक महेश खंडेलवाल नामक व्यक्ति की है। दोनों भाई सहमति जता देते हैं। तो सब महेश खंडेलवाल को लेकर वो चल ही रहे थे, तो महेश खंडेलवाल कहता है कि नहीं, मैं एक ड्राइवर मेरे साथ होना चाहिए, आप दोनों क्यों जा रहे हैं। तो उसके जो भाई हैं शराफत मियाँ, वो बताते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से जो गाड़ियां यहाँ से जाती हैं वो गाड़ी वापस नहीं आती है, इसलिए हम एहतियात के तौर पर दोनों भाई एक साथ ही चलते हैं। अगर आपको चलना है तो चलिए और नहीं चलना है तो मत चलिए। महेश खंडेलवाल आखिर में इस बात पर सहमति जता लेता है कि हाँ चलिए, दोनों भाई मेरे साथ आप चल सकते हैं। ऐसा कहकर वे जयपुर के रेलवे जंक्शन से निकल जाते हैं। रास्ते में दौसा जो जिला है, वहाँ का एक गांव पड़ता है महोबा। महोबा से वो एसटीडी से जो चांद मियाँ अपने पिता को फ़ोन करता है, जो गफ्फार खाने जो एक चालक हैं, उनको बताता है कि हमने एक किराया लिया और हम दोनों भाई उसको लेकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में जा रहे हैं, जहाँ से हम लगभग कल वापस लौट आएंगे। पिता से बात करने के बाद वो फ़ोन काट देता है और चाय पीने के बाद वहाँ से वे लोग निकल जाते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद अगला दिन जब पूरा शाम हो गई, तब वो वापस नहीं लौटे। तो पिता के मन में एक अजीब सा डर जन्म लेता है और वो पिता सीधा पहुंचता है जीआरपी थाने। जीआरपी थाने के इंचार्ज मंसूर अली और महेंद्र भगत से पूरी घटना के बारे में जिक्र करता है, बताता है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस तमाम तथ्यों पर जाँच करती है, तो कुछ नई बातें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन पुलिस के पास केवल एक ही सबूत था, जहां से उस एसटीडी से फ़ोन किया गया था। उसी एसटीडी पर पुलिस उसके पिता को लेकर पहुंचती है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती है। एसटीडी जो मालिक थी वो एक औरत थी। औरत बताती है कि हाँ, एक दिन गाड़ी में 3 व्यक्ति थे जो हमारे पास में आए थे, और उसमें से जो चालक था और जो महेश खंडेलवाल नाम का व्यक्ति था, उसने यहाँ से फ़ोन किया था। तो पुलिस को एक नया क्लू और मिलता है कि महेश खंडेलवाल ने भी यहाँ से किसी के पास फ़ोन किया है। पुलिस जब इस पूरी डिटेल को निकलवाती है तो 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहला नाम राजू ब्रजवा, दूसरा उदयवीर। अब इन दोनों के पास पुलिस पहुँचती है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती है। पुलिस के दोनों लोग बताते हैं कि इस घटना से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, और जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो वर्तमान में हाथरस जेल में बंद है। पुलिस जो जीआरपी थाने के निरीक्षक होते हैं वो पहुंचते हैं हाथरस जेल में, जहां पर उनकी मुलाकात महेश खंडेलवाल से नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा से होती है। देवेंद्र शर्मा से पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। तो देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि वे लोग मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है और मैं तो यहाँ पर लंबे समय से बंद हूँ। पुलिस वापस जाती है और उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर उदयपुर के सेंट्रल जेल में लोगों को बंद कर देती है। मामला यहाँ पर शांत नहीं हुआ था, क्योंकि दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे थे।
अब राजू और रजवा और उदयवीर जो सेंट्रल जेल उदयपुर में बंद थे, वे गुहार लगाते हैं डीआईजी हरिश्चंद्र मीणा से कि इस मामले में हमें गलत फंसाया गया है, पूर्ण रूप से हम गलत तरीके से पुलिस ने अपनी जांच की है और दोबारा इस मामले में जांच की जाए और इस मामले का सही खुलासा किया जाए। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नहर पड़ती है, हाजरा नहर। हाजरा नहर को नहर भी बुलाया जाता है। वहाँ से 2 डेड बॉडी बरामद होती है। आसपास के जिले और प्रदेश में अलर्ट कर दिया जाता है, शिनाख्त के लिए लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई ना होने के कारण पुलिस खुद ही इन दोनों जो बॉडी थी उनका अंतिम संस्कार कर देती है। पुलिस को उन बॉडी के पास से केवल 2 चीज़ें बरामद हुई थी, एक तो कंबल और एक घड़ी। जब ये बात मंसूर अली और महेंद्र भगत को पता चलती है तो वे गफ्फार खान को लेकर पहुंचते हैं कासगंज। कासगंज पुलिस द्वारा दोनों लोगों के फोटो दिखाए जाते हैं तो पिता अपने दोनों पुत्रों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पूरा परिवार गम में डूब जाता है और पता लग जाता है कि चांद और शराफत मियाँ की दोनों की हत्या हो चुकी है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच करती है। डीआईजी हरिश्चंद्र मीणा के आदेश पर मंसूर अली और महेंद्र भगत को पूर्ण तरीके से छूट दी जाती है कि इस मामले का आप खुलासा करें। तो इसके बाद वे दोनों लोग दिल्ली, अलवर, रेवाड़ी, पलवल, कासगंज आसपास के क्षेत्र में जब जानकारी करते हैं तो जानकारी मिलती है कि 27 टाटा सुमो गाड़ी यहाँ से चोरी हो चुकी है। लोग यहाँ से उनको ले जाते हैं, या तो चोरी होती है या फिर उनको किराए पर ले जाया जाता है, उसके बाद वे गाड़ी वापस नहीं लौटती हैं। इसके बाद पूरे मामले में जब पुलिस जांचबीन, छानबीन और जांच में जुटती है तो एक नया तथ्य निकलकर सामने आता है। एक स्केच बनवाया जाता है। जो स्केच बनाया जाता है वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का था। इसके बाद पुलिस सीधा पहुंचती है हाथरस जेल और देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। देवेंद्र शर्मा जो एक सीरियल किलर था, उससे पूरे मामले की जो है उसके बारे में जब पूछा जाता है तो बताता है कि मैंने ही जयपुर जंक्शन से चांद की जो गाड़ी थी उसको किराए पर लिया था। उसके बाद हम वापस जब लौट रहे थे तो मैंने रास्ते से राजू, रजवा और उदयवीर को फ़ोन कर बुला लिया था, जहाँ पर उदयवीर और राजू ने बेल्ट से गला घोटकर इन दोनों की हत्या कर दी थी और सबको हाजरा नहर में डाल दिया था। अब ये लोग जो पूरे घटनाक्रम को बताते हैं ये इस प्रकार था। ये इतना खतरनाक और खौफनाक तरीके से घटना को अंजाम देते थे जिसको सुनकर आप सिर उठते हैं। दरअसल जो ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा थे, बीएमएस डॉक्टर थे और अलीगढ़ के छर्रा में इनकी एक क्लिनिक था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के मन में एक सवाल था कि वे एक पेट्रोल पंप लगाएं, और पेट्रोल पंप लगाने के लिए वे पैसे लगातार इकट्ठा कर रहे थे और 11 लाख रुपए वो इकट्ठा कर चुके थे। लेकिन तभी एक फर्जी पेट्रोल पंप लगाने वाली कंपनी उनसे 11 लाख रुपए हड़प लेती है, जिससे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बुरी तरीके से टूट जाते हैं और वे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और वे चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। इसी बीच उनकी मुलाकात राजू, रजवा और उदयवीर से होती है जो सिलेंडर चोरी करते थे, और इन्हीं की बातों में आकर वो एक गैस एजेंसी खोल लेते हैं। और गैस एजेंसी खोलने के बाद जो ये लोग हैं, ये गैस से भरी हुई जो गाड़ियाँ थी उनकी डकैती लूट करना शुरू कर देते थे, और जितने भी सिलेंडर उनको लूट लेते थे तो गाड़ी को मेरठ के सूतीगंज में कटवा देते थे। और जितने भी लोग इनके जो गाड़ी चलाने वाले होते थे उनकी हत्या कर हाजरा नहर में डाल देते थे, जहाँ पर लगभग 150 लोगों की हत्या करके अब तक डाल चुके थे, क्योंकि हाजरा नहर में भारी मात्रा में मगरमच्छ थे और मगरमच्छ इनकी डेड बॉडियों को खा जाते थे। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया तो देश में एक अफरा तफरी मच गई और इन लोगों को 16 नवंबर 2008 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद जेल को सुधार गृह कहा जाता है, इसलिए जब देवेंद्र शर्मा का व्यवहार जेल में ठीक रहता है, लंबे समय तक लगभग 11 साल बाद देवेंद्र शर्मा को एक पैरोल पर जेल से छोड़ दिया जाता है। और देवेंद्र शर्मा सबसे पहले पहुंचते हैं बिहार के बाद वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एक विधवा महिला से शादी कर लेते हैं और दोबारा से उसी काम में किडनी लोगों की वो बेचने का काम शुरू कर देते हैं। और तभी जो कोरोना काल है शुरू होता है, लॉकडाउन देश में लग जाता है और इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस जांच करते हुए देवेंद्र शर्मा को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है और आज देवेंद्र शर्मा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। और आप लोगों को कहानी डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी आपको जागरूक करने के लिए है। आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर हमारे लिए रक्षक हैं वो भक्षक कैसे बन जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। फिर एक नई कहानी के साथ हम जुड़ेंगे।